हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। एक बार फिर से आपका सीएलसी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। माय नेम इज संजय अग्रवाल। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी आयनिक साम्य की, जिसमें बेटा मैंने आपको वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अपन ने सांद्रता, ताप, समान प्रभाव, विपरीत आयन प्रभाव, फिर हमने जल की बात की थी। जल के बाद में मैंने लॉग, एंटी लॉग और पीएच से रिलेटेड कुछ बातें की थी। मैंने आपको एज अ होमवर्क बोला था स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के पीएच के क्वेश्चंस करके देखना। आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य प्रभावित करने वाले कारक, ओस्टवाल्ड के क्वेश्चन करके देखना, जल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में अपन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस करके देखे होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं आपको आज प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर अपन बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चंस की बेटा अपन पहले बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा। तो स्टेज 1 के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। बेटा स्टेज 1 के क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको दिया है, काफी क्वेश्चंस आपने किए होंगे, सारे क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बेटा आप करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाए। बेटा यहां पे क्वेश्चन के लिए अपन बात कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बेटा HNO3 बात कर रहे हैं कि जलीय विलयन की पीओएच का मान 8 है। पीओएच कितना दे दिया है बेटा आपको? 8 दे दिया है। बेटा आपको पता है चूंकि पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, पीओएच 8 है, तब आपका आप बोल सकते हो पीएच कितना आ जाएगा? 14 माइनस 8, तो आपका ये आएगा बेटा 6। और पीएच 6 आ गया तो आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 की घात माइनस 6। पीएच 6 तो H प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 6, पीएच 5 तो H प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 5। ये आपको पता है माइनस लॉग होता है। ये प्रॉपर्टीज सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। ये चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए, इसमें आप लोग मिस्टेक नहीं करें भाई, इसमें मिस्टेक करेंगे तो फिर दिक्कत होगी भाई। इसके बाद अपन आगे और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं इनसे रिलेटेड। बेटा इसमें आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैंने 3 केस करवाए थे, एक तो तनुकरण का, एक क्रियाशील पदार्थों के मिश्रण की सांद्रता, एक अक्रियाशील पदार्थों के मिश्रण की सांद्रता। तो जैसे यहां पे देखिएगा, आपको बोला है H2SO4, H2SO4 का आप देखेंगे 20 ml दिया है और साथ में m/20 दिया है। वहीं पे दूसरा दिया है HCl, इसको आप देखोगे 10 ml दिया है और m/20 दिया है। इन दोनों को मिला लें तो परिणामी विलयन में H प्लस की सांद्रता क्या होगी? तो आज अम्ल में अम्ल मिला रहे हो तो बेटा परस्पर अक्रियाशील पदार्थ है, तो फॉर्मूला अपन बोलेंगे N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N। यहाँ पे अम्ल में अम्ल मिला रहे हैं तो N क्या आएगा? परिणामी H प्लस आयन की सांद्रता। समझ में आ गई बात बेटा? यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कुछ चीजें। आपको ये पता होता है H2SO4 के लिए N फैक्टर 2 होता है, HCl के लिए N फैक्टर 1 होता है, और चूंकि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा N फैक्टर होता है। ये आप बचपन में पढ़ के आए हो, बचपन मतलब पहले पढ़ चुके हो, पहले के चैप्टर में। समझ में आ रही है बात? मोल वगैरह में ये काफी चीजें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में यदि मैं वैल्यूज पुट करूं तो देखिएगा, इसको मैं 1 और इसको 2 बोल दूं, किसी को भी बोल दो प्लस ही हो रहा है, तो देखिएगा परिणामी N निकालना है, H प्लस निकालना है, तो N1V1 इसे यदि 1 और इसे 2 मान के चल रहा हूं तो नॉर्मलता की जगह क्या आएगा? मोलरता गुणा N फैक्टर, क्योंकि मोलरता दे रखा है, तो 1/20 N फैक्टर 2 इसका 20 ml प्लस N2V2, तो यहां पे देखिए 1/20 इंटू 1 इंटू 20 आ गया जी, सॉरी ml 10 ml दिया। ये आपका आया H2SO4 के लिए, मोलरता गुणा N फैक्टर नॉर्मलता हो गई इंटू आयतन, मोलरता गुणा N फैक्टर नॉर्मलता हो गई इंटू आयतन। ये H2SO4, ये HCl बटा में V1 प्लस V2, तो आयतन को जोड़ लो, 20 और 10 30 ml, ऊपर भी ml नीचे भी ml, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिणामी N आएगा। परिणामी N का मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बेटा? H प्लस आयन की सांद्रता की। सॉल्व किया, 20 से ये 20 गया,
10 से 2 बार गया तो 2 और 1/2, 5/2 आया, ये आया 30। जब सॉल्व किया तो 5 6 का 30, तो ये आएगा 1/12 m। H प्लस आयन की सांद्रता 12 m बोलो 12 n बोलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा n बात कर रहे थे नॉर्मल था, तो n/12 आएगा। तो आपका क्वेश्चन 19 का बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कैसे सॉल्व हुआ है ये बेटा मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है। समझ में आ रही है बात बेटा? इसके बाद अपन आगे बात करते हैं क्या हो रहा है और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तनुकरण वाला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन 24 करने के लिए अपन को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, वो आपको करवाऊंगा, उसके बाद ये होगा। तो एक बार रुक जाते हैं, 24 एक बार रुकिएगा बेटा। 24 से पहले बेटा आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, वो करके देखते हैं अपन। जैसे मैंने बेटा एक क्वेश्चन बोला, आपको समझना, ये मेरी साइड से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। 10⁻⁸ m HCl की pH ज्ञात कीजिए। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे हो रहा है देखिएगा, क्या बोला है, 10⁻⁸ m HCl की pH ज्ञात करो। पहली बात तो बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए, HCl जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने आपको 7 स्ट्रॉन्ग एसिड लिखवाए थे, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, HBrO4 लिखवाए थे। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा 1 होता है, या जितने भी प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। तो 7 तो प्रबल अम्ल है, 5 प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार कौन से, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BaOH का ट्वाइस। तो 7 प्रबल अम्ल है, 5 प्रबल क्षार है। प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए आपको पता है अल्फा क्या हो जाएगा, 1। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे अल्फा 1। अब बेटा ये एक बार में एक H+ ही दे सकता है, तो ये एक क्षारीय अम्ल है जिसका डेरिवेशन अपन करके आए थे। और एक क्षारीय अम्ल के लिए pH क्या होती है, -log H+ आयन की सांद्रता, और H+ आयन की सांद्रता के लिए मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं -log C अल्फा। बोल सकता हूं क्या बेटा डायरेक्ट? यहां से यदि मैं वैल्यूज पुट करूं तो यहां से अपन ने देखा pH = -log, ये सांद्रता मोलरता क्या दे रखी है, सांद्रता C, 10⁻⁸ अल्फा आपको दे दिया 1। तो इसको 1 से गुणा करोगे तो कोई बात नहीं, एक ही बात है, 10⁻⁸ ही रहेगा। तो आपके पास में सिंपल क्या आ गया, -log 10⁻⁸। यहां पे जब ये लॉग सॉल्व करोगे तो प्रॉपर्टी से आगे आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो pH कितना आ जाएगा, 8। चूंकि log m⁴n ये प्रॉपर्टी से आगे आएगा तो n log m आएगा। तो यहां से pH 8 आया, जो आपका रॉन्ग है। आप बोलोगे सर रॉन्ग क्यों है, अपन ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सही है कि pH अपन जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो pH 8 ही आ रहा है। अल्फा 1 होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है, C दे रखा है, यहां से सीधा सीधा कैलकुलेट कर लिया है। फिर गलती कहां होगी बेटा, एक चीज याद करो, आपको बोला था अम्ल की pH, ये अम्ल है, अम्ल की pH 7 से कम आती है, 7 या 7 से ज्यादा है तो गलत है। तो अपन ने क्या बोल दिया, चूंकि अम्ल है, अम्ल है तो आपको पता होना चाहिए pH क्या रहनी चाहिए आपकी, 7 से लेस, 8 नहीं आनी चाहिए, 7 या 7 से ज्यादा ही तो गलत है। ऐसे ही क्षार की बात करूं, क्षार की pH 7 से ज्यादा आएगी, 7 या 7 से कम आ गई तो गलत है, तो कुछ ना कुछ पंगा है। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि अपन इसको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह चेक करें और ये देखें कि कहाँ गलती हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं क्या हो रहा है। एक्चुअली में गलती इसलिए हुई है बेटा, हमको ये जो HCl का विलयन दिया है ना, वो विलयन प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ है। जब भी ऐसा केस आ जाए कि अम्ल की pH 7 या 7 से ज्यादा आ जाए या क्षार की pH 7 या 7 से कम आ जाए, इसका मतलब मिक्सिंग आपकी प्रॉपर नहीं हुई है। तब आपको अब ये कैसे पता लगेगा, वही बात, अम्ल की pH 7 या 7 से ज्यादा आई, क्षार की pH 7 या 7 से कम आई, तो आपको मैन्युअली मिक्सिंग करनी पड़ेगी, आपको खुद चेक करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, कुल H+ चेक किया, कुल H+ आयन की सांद्रता कितनी कितनी आएगी, तो आप बोलोगे जो HCl से प्राप्त हुआ वो आएगा प्लस H2O से प्राप्त। भाई जल में मिलाओगे, एक्वस विलियन का मतलब जल में मिला रखा है, हम ये विलियन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में मेंशन होगा विलियन। तो अपन ने बोला कि केवल HCl से जो आया वो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, तो हम मिक्सिंग कर रहे हैं,
तो हमने बोला H प्लस कहां से आएगा, एक तो HCl से आएगा, एक जल से आएगा। भाई जल में आपको पता है H प्लस भी होता है, OH माइनस भी होता है, और दोनों यदि शुद्ध जल है, जब तक हमको नहीं बोला शुद्ध जल बात करेंगे, तो चाहे H प्लस हो या OH माइनस, जल से दोनों 10 की घात -7 10 की घात -7 मिलते हैं। ये आपको मैं शुद्ध जल की कंडीशन लिखवा के आया हूं कि शुद्ध जल हेतु H प्लस आयन की सांद्रता बराबर OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -7। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से अपन ने कुल H प्लस को चेक किया, HCl से कितना H प्लस आ रहा है 10 की घात -8, जल से अपन को नहीं बताया तो अपन कितना मान के चल रहे हैं 10 की घात -7। अब यहाँ पे दूसरी गलती क्या होती है, आप जल्दीबाजी में क्या कर लेते हो, जल्दीबाजी में 10 की घात -8 प्लस 10 की घात -5 आपको बोलता है कोई करने के लिए, तो आप सिंपल सा क्या बोलते हो 10 की घात -15। अरे मूर्ख हो, ये सिंपल जोड़ बाकी नहीं है क्या, 8 और 7 15 बता दिया। पावर्स गुणा में या भाग में जुड़ती घटती हैं, यदि जोड़ दे रखा है तो नहीं होगा। तो फिर सर क्या करें, या तो आप दोनों को 10 की घात -8 बनाओ या आप दोनों को 10 की घात -7 बनाओ, सेम पावर करनी पड़ेगी। तो अपन ने क्या बोला, कुल H प्लस के लिए, कुल H प्लस के लिए अपन को दिया है ये 10 की घात -8 प्लस 10 की घात -7, तो दोनों को अपन को सेम करना है। तो सेम करने के लिए अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हो, आपके ऊपर एक कैलकुलेशन डिपेंड करेगी। मान लो सपोज इधर 10 की घात -1 से मैं गुणा 10 की घात -1 से भाग कर देता हूं, बात सेम रहेगी। तो अभी कितना हो गया टोटल, 10 की घात -8 हो गया। 10 की घात -8 को कॉमन निकाल लो, यहां से तो 1 आ गया, 1/10 की घात -1 ऊपर जाएगा 10, तो आपके पास में कुल H प्लस कितना आ जाएगा वो देख लीजिए। तो आप जब सॉल्व करोगे, ये स्टेज 1 का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये मैंने मेरी साइड से कराया है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट केस है जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको पूछेगा। तो यहां से आपको पता लगा कुल H प्लस जो आया परिणामी वो आया 10 और 11 गुणा 10 की घात -8। समझ में आ गई बात बेटा? ये अब कुल H प्लस आया है, तो कुल H प्लस के आधार पे आप pH निकालो। तो pH क्या होगी आपकी, फिर से समझे, माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता माइनस लॉग वैल्यू डायरेक्ट दे दी 11 गुणा 10 की घात -8। प्रॉपर्टी लगा ले, लॉग m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n, तो माइनस लॉग m प्लस लॉग n। यहां से देखें लॉग 11 की वैल्यू 1.04, बेटा लॉग 10 की घात -8 वही बात आगे जाएगा तो -8 आएगा क्योंकि लॉग 10 1 हो जाता है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 6.96 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो आज अब अपने पास में pH का फॉर्मूला आया 6.96, ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है, ये वैल्यू आपकी करेक्ट है क्योंकि आज अब pH आपकी जो 8 आ रही थी वो 8 नहीं है, 7 से कम है, और हमें पता है अम्ल की pH 7 से कम आनी चाहिए। तो अपन डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि जब भी कभी किसी अम्ल की pH 7 या 7 से ज्यादा आ जाए तो आप ऑप्शन देख लो, जो भी है 6 से 7 के बीच में मिलेगा। ऐसे ही क्षार की pH 7 या 7 से कम आ जाए तो ध्यान रखो 7 से 8 के बीच में आएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यहाँ पे थोड़ी घट जाएगी। तो ये मिक्सिंग हम खुद करके देखते हैं, हम ये मान रहे हैं कि मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई इसलिए दिक्कत आई थी, तो अपन ने मिक्सिंग करके चेक किया है। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लॉजिक पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी अपन को दिया हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में नहीं है, मैंने मेरी साइड से कराया है। कैसे होगा ये चीज आपको बेटा यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और अपन। बेटा स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, इसी से रिलेटेड है। स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 30, 10 की घात -7 NaCl, HCl विलियन दिया है कितना 10 की घात -7 N। पहली बात तो HCl के लिए N फैक्टर बेटा कितना होता है 1, तो इसके लिए नॉर्मलता बोलो या मोलरता बोलो दोनों बराबर ही होगी, 10 की घात -7 ही होगी, क्योंकि हमेशा अपन जो pH निकालते हैं वो मोलरता से निकालते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो इसकी नॉर्मलता मोलरता सेम ही होगी क्योंकि N फैक्टर 1 है। बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे क्लियर हो गया अल्फा 1 है। तो अब या तो आप पूरा फॉर्मूला लगाओ, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता
फिर वैल्यूज पुट करो। या आपको डायरेक्ट पता है कि आज आपको H प्लस आयन की सांद्रता HCl में इतनी दी है, भाई पूरा HCl मतलब H प्लस की भी इतनी है, Cl माइनस की भी इतनी है, सांद्रता बराबर होती है। तो अपन ने क्या बोला, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता। HCl की दी है कि ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा अभी आपको करवा के आए हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो माइनस लॉग 10 की घात माइनस 7, ये माइनस 7 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो pH आएगा 7। ये रॉन्ग है क्योंकि अम्ल है, तो अम्ल की pH 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, 7 से कम आएगी। ये आपको पता लग गया 6-7 के बीच में, लेकिन कैसे वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप बोलोगे कुल H प्लस, परिणामी H प्लस चेक कर रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, HCl से प्राप्त, और अपन बोलेंगे जल से प्राप्त। दोनों को अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 7, जल में 10 की घात माइनस 7, फिर बोल रहा हूं 10 की घात माइनस 14 नहीं करें, कॉमन निकालेंगे तो 10 की घात माइनस 7 कॉमन आएगा, 1 प्लस 1, तो यहां से कितना आएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ये आपका आएगा कुल H प्लस। समझ में आ गई बात। अब कुल H प्लस आ गया तो यहां से अब pH डायरेक्ट निकाली जा सकती है, माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता 2 गुना 10 की घात माइनस 7, वही लॉग लगा के प्रॉपर्टी सॉल्व करोगे, लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, तो प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस लॉग 2, ओपन कर रहा हूं, माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 7, ये आगे आएगा माइनस माइनस प्लस, तो pH आएगा आपका 7 माइनस लॉग 2, लॉग 2 का मतलब 0.30 10, 0.30 करोगे तो ये लगभग बेटा आपके पास में आएगा 6.7 के लगभग आएगा। तो 6.7 इसका फोर्थ ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो अम्ल की pH 7 या 7 से ज्यादा ही रॉन्ग है, कैसे करना है वो आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, इसका क्वेश्चन 24। अब आज आपको मैं क्वेश्चन 24 करके बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए ये आपको करवाया। 24 क्या बोल रहा है, 10 की घात माइनस 6m HCl के 10 ml विलयन को 90 ml H2O मिलाने पर pH लगभग परिवर्तित होती है। तो बेटा जल मिला रहे हैं, जल का मतलब तनुकरण करना, ध्यान रखना, जल मिलाने का मतलब तनुकरण करना। और तनुकरण के दौरान आपको फॉर्मूला लिखवा के आया था, या तो आप बोल दो N1V1 बराबर N2V2, या आप बोल दो M1V1 बराबर M2V2, दोनों फॉर्मूले सही हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है वो देखो। तो अपन को बोल रहा है पहले था सांद्रता 10 की घात माइनस 6 10 ml, बाद में 90 ml मिला दिया, तो 10 में 90 ml मिलाया तो 10 प्लस 90, तो यहां से M2 कितना आ गया आपका, यह आ गया आपका, ये 100 हो जाएगा, 0 से 0 जाएगी, 10 नीचे आएगा तो 10 की घात माइनस 7। अब 10 की घात माइनस 7 आया, HCl की बात कर रहे हैं अपन, HCl में तनुकरण की बात कर रहे हैं, तो H प्लस आयन की सांद्रता भी 10 की घात माइनस 7 आ गई बाद में। तो बाद में M2 का मतलब बाद में 10 की घात माइनस 7 मतलब pH कितनी आ गई 7, और HCl की pH यदि अपन 7 बोले तो ये रॉन्ग है। HCl की pH 7 नहीं हो सकती है, सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा इसकी कितनी आएगी, लगभग 6.7। और पहले कितनी pH थी HCl की, पहले pH क्या आएगा, माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता, पहले ये था बाद में ये था, तो पहले कितना बोला 10 की घात माइनस 6, यहां से सॉल्व करोगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की घात माइनस 6, तो यहां से pH कितनी आ जाएगी, पहले 6, तो अपन ने क्या बोला pH 6 से 6.7 हुई है, पहले 6 थी, कैसे आई, बाद में 7 नहीं है 6.7, क्योंकि 7 नहीं हो सकती, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी 6.7, तो कितने से परिवर्तित हुई है, 0.7 से चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो इसका बेटा आपका 0.7 इकाई द्वारा मतलब 24 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कैसे होगा ये बेटा सिंपल मैंने आपको इसमें बताया है, समझ में आ रही है बात बेटा। इसके बाद अब आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस स्टेज 2 के करवा देता हूं, जिससे आपको थोड़ी स्टेज 2 के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए। पीएस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बताए, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आपके हो रहे हैं, जिससे आप कोई गलती नहीं करें। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं। तो बेटा इसमें जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है।
प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिसाइड होगा कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लॉग, एंटी लॉग, कैलकुलेशन, काफी चीजें मैंने बता दी है, लेकिन काफी सारी चीजें बेटा कैलकुलेशन से आएगी, वो आपको खुद को भी बेटा करके देखना पड़ेगा। चले बेटा आगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस स्टेज 2 के देख लें। स्टेज 2 का बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आपको बोला है किसकी पीएच अधिकतम है। तो आपको ये पता है, पीएच निकालने के फॉर्मूले पता है, अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, क्षार की 7 से ज्यादा, ये सारी चीजें आपको पता है। तो क्या ऑप्शन दिया है देखो, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। 0.01 MH2SO4, 0.01 MSCl, 0.01 MCaOH का ट्वाइस, 0.01 MNaOH। बेटा यहां से आप देखो पीएच की बात करनी है तो थोड़ा सा आप चीजों को समझो। बेटा ये पीएच अपन को पूछा है अधिकतम, तो बेटा ये प्रबल अम्ल है तो अपन को पता है इसकी पीएच 7 से कम होगी। ये प्रबल अम्ल है तो इसकी पीएच 7 से कम होगी। अब कंपेयर बाद में करेंगे। यहाँ पे 2H+ है तो यहाँ पे पीएच ज्यादा आएगी, वो चेक कर लेंगे क्या है। यहाँ पे देखें ये प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी पीएच 7 से ज्यादा आएगी। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको लिखवा के आया हूं, आप यदि देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, यहां से आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे पीएच 7 से ज्यादा आएगी। अब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, अधिकतम पीएच के 2 बच गए। यहाँ पे एक OH, सांद्रता देखो दोनों की बराबर है, यहाँ पे 2 OH, तो इसलिए इसकी पीएच क्या रहेगी, ज्यादा। समझ में आ गई बात। तो स्टेज 2 क्वेश्चन 7 का आपका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा ये मैंने आपको बेटा कैलकुलेट करना बता दिया है। समझ में आती है क्या बात। चलें आगे, आगे देख लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्टेज 2 का ही। आपको दिया है एक क्षारीय विलयन की पीएच 12.3 है, तो OH- आयन की सांद्रता क्या होगी। बेटा क्षारीय विलयन बोला है, पीएच अपन को 12.3 बोली है, चूंकि आपको पता है पीएच प्लस POH 14 होता है, तो यहां से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं क्या, POH आपकी कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 12.3 1.7। POH आपकी 1.7 है तो OH- आयन की सांद्रता निकालनी है, तो डायरेक्ट अपन क्या बोल सकते हैं, या तो बोल दें POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH- आयन की सांद्रता, या अपन डायरेक्ट बोल दें ये होगा 10⁻⁻1.7 या एंटी लॉग -1.7। अब एंटी लॉग वगैरह लेना आपको आता है, ये पिछली क्लास में मैंने आपको काफी सिखाया था, तो अपन ने यहां पे बात की एंटी लॉग -1.7। इसको तो मान लो A, इसको मान लो B C D E, तो आपका क्या आएगा देखिएगा, ये आपका आएगा एंटी लॉग 1 माइनस पॉइंट BCDE होता है इंटू 10⁻⁻A+1। यहां से वैल्यूज रखो, जैसे ही वैल्यूज रखोगे तो एंटी लॉग 1 माइनस 0.7 इंटू 10⁻A+1। फिर सॉल्व किया, एंटी लॉग 0.3 इंटू 10⁻⁻2। अब ये 0.3 किसकी वैल्यू होती है, log 2 की। log 2 कितना होता है 0.3। तो आपने क्या बोला, समझाने के लिए इतना बड़ा बता रहा हूं, नहीं तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट हो जाएगा। log से एंटी लॉग गया तो 2 इंटू 10⁻⁻2, ये आपके OH- आयन की सांद्रता है। समझ में आ रही है बात बेटा। तो आपका क्वेश्चन 9 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको सिंपल डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है जी। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, एक दुर्बल एक क्षारीय अम्ल, वही ओस्टवाल्ड तनुता सिद्धांत, एक क्षारीय अम्ल डायरेक्ट बात करेंगे,
अल्फा दिया है 0.01%, तो बेटा 0.01%, इसका मतलब 10 की घात माइनस 2%, और 10 की घात माइनस 2% बोलो या बटा में 100 करेंगे, 0.01 बटा 100 तो आएगा 10 की घात माइनस 4। इसकी सांद्रता C दिया आपको 1m, तो OH माइनस आयन की सांद्रता पूछिए। ये एक क्षारीय अम्ल है, क्या है ये? एक क्षारीय अम्ल है बेटा। तो हम अम्ल के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? माइनस लॉग H प्लस या C अल्फा माइनस लॉग 1 इंटू 10 की घात माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा? पीएच इसका 4 आ जाएगा भाई। 10 की घात माइनस 4 माइनस 4 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आएगा। पीएच 4 है तो पीओएच कितना आ जाएगा? 14 माइनस 4 10 आ जाएगा। तो इसका क्या पूछा है? पीओएच 10 आ गया, तो OH माइनस आयन की सांद्रता डायरेक्ट निकाल सकती हो जो आ रही है 10 की घात माइनस 10। ये अब चीजें आपको आनी चाहिए भाई, अब गलती नहीं करे भाई। पीएच 10 की घात माइनस H प्लस 10 की घात माइनस 4, तो पीएच डायरेक्ट 4। पीओएच 10 तो OH माइनस 10 की घात माइनस 10, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से बेटा क्वेश्चन 10 का आपको समझ में आ गया। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा ये चीज बेटा मैंने आपको यहां पे बता दी है। समझ में आ रही है बात बेटा? इसके बाद में आगे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बेटा आप तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब सारी चीजें बेटा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। स्टेज 4 के कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं, अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये पीएच, ओस्टवाल्ड सिद्धांत, इनके क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं इसकी बात बेटा अपन लोगों ने की है। देखिएगा बेटा आगे। अब अपन देख रहे हैं स्टेज 4 सेक्शन ए, इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टेज 4 सेक्शन ए, बेटा यहां पे अपन बात करें क्वेश्चन 7, ये मैंने आपको करवा दिया है, अभी समझाया था बेटा। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 12 पे आओ। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, प्रीवियस नीट एग्जाम में भी आया हुआ है। pH3, pH4, pH5 वाले 3 विलयनों को समान आयतन को मिलाएं तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? बेटा आपको दिया है pH3, pH4 और pH5, ये इतना है, तो इनके H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी? डायरेक्ट लिख लो, 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 5, डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब आयतन V आयतन मानेंगे, तीनों समान है, समान अम्ल या समान क्षार, तो अपन क्या बोल देते हैं? N1V1, N2V2, N3V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू परिणामी सांद्रता। बोलो सही बात है? फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, तीनों के लिए आयतन हमारे को V दिया हुआ है, तो अपन ने क्या बोला? 10 की घात माइनस 3V, 10 की घात माइनस 4V, 10 की घात माइनस 5V, V ऐड करेंगे 3V इज इक्वल टू परिणामी एन। परिणामी एन क्या होगा? H प्लस आयन की सांद्रता, इसकी बात कर रहा है। अब यहां से वही बात, V तो कॉमन निकाल के कैंसिल होगा, ये V तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। बच गया क्या आपका? यहां से अपन को ये 10 की घात माइनस 4 है, यहां से अपन को कॉमन निकालना है। एट वही ध्यान रखे, पावर सेम होनी चाहिए, सेम पावर होगी तभी ऐड होगा, वरना ऐड नहीं हो सकता। ये चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो यहां से 10 की घात माइनस 5 कॉमन निकालो, बटा में 3 है ही, तो 10 की घात माइनस 5 कॉमन निकालोगे तो इसे 10 की घात माइनस 2 से गुणा और भाग करना पड़ेगा, तो यहां आएगा 100, यहां आएगा 10, यहां आएगा 1। ये होगा आपका परिणामी H प्लस आयन की सांद्रता। सॉल्व करोगे 100, 110, 111 बटा 3 गुणा 10 की घात माइनस 5 इज इक्वल टू H प्लस आयन की सांद्रता। इधर से सॉल्व करोगे 3 3 9, 2 इधर गया, 3 7 21, तो आपका H प्लस आयन की सांद्रता कितना आएगा? 37 गुणा 10 की घात माइनस 5 बोलो, या 3.7 गुणा 10 की घात माइनस 4 बोलो। तो आपका बेटा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका इसका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है।
इसके बाद बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28 अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोल रहा है। 0.1 N NaOH, NaOH का दे दिया है बेटा आपको 0.1 m और HCl का दे दिया है 0.01 m। आयतन दोनों का VV दिया है कि समान आयतन को मिलाएं तो pH क्या हो। बेटा अब यहां से आप देखिएगा इसके मोल कितने आएंगे 0.1 V, इसके मोल कितने आएंगे 0.01 V। तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा है ये छोटा है, तो अपन ने इसको तो 1 बोल दिया इसको 2, तो अपने पास फॉर्मूला लगेगा N1V1, क्योंकि क्रियाशील पदार्थ है अम्ल में क्षार मिला रहे हैं, तो फॉर्मूला सेकंड केस बताया था N2V2 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N। N की जगह OH माइनस, क्यों, क्योंकि ये जो क्षार है ये लार्ज है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है, जो बड़ा है वो आएगा। बड़ा अम्ल होता तो H प्लस आता, बड़ा क्षार है तो OH माइनस आएगा। यहां से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो 0.1V माइनस 0.01V अपॉन V और V 2V इज इक्वल टू OH माइनस आयन की सांद्रता। समझ में आ रही है बात। यहां से इसको माइनस करेंगे 0.09 बटा 2 करेंगे तो 0.09 अपॉन 2, V से V कैंसिल होगा तो आएगा 0.045 इज इक्वल टू OH माइनस आयन की सांद्रता। यहां से इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन इसको ये लिखो या 45 गुणा 10 की घात माइनस 3 लिख दो, तो POH निकालोगे तो माइनस लॉग OH माइनस आयन की सांद्रता पुट करोगे, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 45 गुणा 10 की घात माइनस 3। ठीक है जी। तो यहां से आप जैसे इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी देख लीजिए। तो POH इज इक्वल टू, अब कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो 45 को आप टुकड़े कर दो, 9 पंजे 45, तो 9 की भी वैल्यू पता है आपको, 5 की भी वैल्यू पता है आपको। देखो माइनस लॉग 45 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 5 इंटू 10 की घात माइनस 3। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो माइनस लॉग 9 ओपन कर रहा हूं माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 10 की घात माइनस 3। सारी वैल्यूज आपको पता है, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी इतनी, ये इतनी है, सॉरी ये POH है। चूंकि pH प्लस POH आपकी 14 होती है तो यहां से आप pH डायरेक्ट बता सकते हो 14 माइनस POH, 14 माइनस 1.35, ये कितना आएगा आपका 12.65। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन 28 है। इसी के साथ आपके इससे रिलेटेड बेटा आप काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप एक बार आप खुद करके देखेंगे pH POH ओस्टवाल्ड तनुता सिद्धांत के। अब अपन इसमें थोड़ा सा बेटा अपना टॉपिक आगे करेंगे, आगे टॉपिक नेक्स्ट बात करेंगे अम्ल क्षार अवधारणा, जिसमें अपन को ब्रोंस्टेड अम्ल, लुईस अम्ल, अपन को ओरेनियस अम्ल, ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत का दोबारा एक बार डेरिवेशन, फिर अपन को संयुग्मी अम्ल क्षार, इनसे रिलेटेड बात कर रहा होगा। तो अब एक बार अपन बेटा उनको चेक कर लेते हैं, साथ के साथ में उस छोटे से टॉपिक को अपन खत्म करते हैं, क्या बोलता है वो। ठीक है बेटा। तो बाकी क्वेश्चंस आप स्टेज के करके देखेंगे बेटा, क्वेश्चंस जरूर करके देखें। फिर वही बात, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो बेटा प्रैक्टिस नहीं होगी, ध्यान रखिएगा भाई, क्वेश्चंस करना जरूरी है। काफी क्वेश्चंस मैंने मेरी साइड से भी करा है, बाकी क्वेश्चंस भी बीच बीच में जैसे जैसे आते चलेंगे तो मैं आपको करवाता चलूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट अपन एसिड बेस थ्योरी की बात कर रहे हैं, अम्ल तथा क्षार। उसमें बेटा पहले बेसिक डेफिनेशन, ये आपको पता है कि अम्ल की बात करता है नीले लिटमस को लाल करता है, कार्बोनेट को अपघटित करता है, और उसके बाद अपन को बात करते हैं क्षार को उदासीन करता है। ये सारी चीजें आपको पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये परिभाषा है, बेसिक डेफिनेशन है। अम्ल का मतलब नीले लिटमस को लाल करेगा, कार्बोनेट को अपघटित करेगा, क्षारों को उदासीन करेगा। क्षार की बात करें तो उल्टा कर लो, लाल लिटमस को नीला करेगा, अम्लों को उदासीन करेगा, स्वाद में कड़वे होते हैं।
अब इसमें अपन बेटा 1 by 1 डेफिनेशन बात करेंगे। कई बार संयुग्मी अम्ल क्षार इनकी परिभाषाओं की बात करता है, वो क्या होता है। तो यहाँ पे अपन बेटा संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा पढ़ेंगे, फिर हम ऑरेनियस अम्ल क्षार अवधारणा पढ़ेंगे और फिर लुईस अम्ल क्षार अवधारणा पढ़ेंगे। टोटली थ्योरेटिकल है, लेकिन कुछ इसमें से थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। आपको आपके मॉड्यूल में भी ये बता रखे हैं कहाँ से कैसे हो रहे हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अपन ने पहला बेटा स्टार्ट किया है संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा, उसको कैसे करते हैं देखिएगा। तो अपना फर्स्ट टॉपिक था इसमें संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार। बेटा संयुग्मी अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड Ca, संयुग्मी क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस Cb। तो संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है कि H+ का योग करेंगे किसी स्पीशीज में तो संयुग्मी अम्ल आएगा, और जबकि H+ हटा देंगे तो संयुग्मी क्षार आता है। तो बेटा अपन क्या बोलते हैं देखिएगा, कोई भी अपने को स्पीशीज दे रखी है, उस स्पीशीज का आपको संयुग्मी अम्ल भी निकालना है और संयुग्मी क्षार भी। तो संयुग्मी अम्ल के लिए तो आपको क्या करना होता है H+ का योग, और संयुग्मी क्षार के लिए आपको क्या करना होता है H+ का निष्कासन। समझ में आ रही है बात। एग्जाम्पल से अपन देखते हैं, एग्जाम्पल से अपन को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ अलग अलग अपन को स्पीशीज दे रखी है, उनका संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार अपन कैलकुलेट करके देखना चाह रहे हैं कि संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार इनका क्या क्या होगा। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बात की कुछ स्पीशीज की, यहाँ पे इनका कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस। जस्ट बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने बोला आपको, जैसे मान लीजिए H2O, H2O में H+ जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा H3O+, H2O में H+ निकाल लोगे तो ये बन जाएगा आपका OH-। ऐसे ही NH3, इसमें H+ जोड़ दोगे तो संयुग्मी अम्ल, इसमें H+ निकाल लोगे तो संयुग्मी क्षार। ये आपको पता होने चाहिए किस तरीके से अपन बेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होना। OH- दिया है तो H+ ऐड कर दोगे तो प्लस माइनस से न्यूट्रल H2, और H+ निकाल लोगे तो O-2। ये संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए आपको बात बताई कि संयुग्मी अम्ल के लिए सिंपल H+ का योग करो, संयुग्मी क्षार के लिए H+ निकाल लो। OH के केस में बात करते तो उल्टा हो जाता, OH- का निष्कासन, OH- का योग। OH- के लिए उल्टा हो जाता, उसका रेयर केस आएगा, तो उसमें आपको अभी बेटा थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आ रही है बात बेटा। यहाँ पे एक अपन नोट की बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट के लिए कि जिस स्पीशीज के अणु सूत्र में एक H+ का अंतर होता है तो उसे अपन संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। समझ में आ रही है बात। तो अपन क्या कहते हैं, यदि किसी पदार्थ जिसके अणु सूत्र में, किसी पदार्थ के अणु सूत्र में यदि एक H+ का, केवल एक बात कर रहे हैं ध्यान रखना है, एक H+ का अंतर हो तब उसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, इंग्लिश में बात करें तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। क्या बोला, किसी पदार्थ के अणु सूत्र में केवल एक H+ का अंतर हो तो उसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। ये चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बात की, मैंने आपको बोला H2O OH-, एक H+ का ही अंतर है। मैंने आपको बोला HNO3 NO3-, एक H+ का ही अंतर है। ये एग्जाम्पल आपका सही है, ये एग्जाम्पल आपका सही है। मैंने बोला आपको H2SO4 SO4-2, ये एग्जाम्पल आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एक H+ का अंतर नहीं है, यहाँ पे दो H+ का अंतर है। और हम क्या बोलते हैं, केवल एक H+ का अंतर है तो उसे अपन संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बोलते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। इसी तरीके से बेटा यहां पे नोट में ही दूसरा पॉइंट और क्या याद रखना है देखिएगा,
प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है, जबकि दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होता है। समझ में आ गई बात? प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल और दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल। इसका भी आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे HClO4 जो है ना बेटा, वो प्रबल अम्ल है, ठीक है। अब आप इसका संयुग्मी निकालो, H+ निकाल दो। एक H+ आपने निकाला तो ये क्या बन गया? ClO4-। तो ये क्या हुआ? इस अम्ल का संयुग्मी क्षार हो। बेटा ये तो प्रबल है, ये कैसा होगा? दुर्बल। तो अपन ने क्या बोला? एक प्रबल अम्ल का यदि संयुग्मी क्षार देखा जाए तो वो कैसा होता है आपका बेटा? दुर्बल होता है। समझ में आती है बात बेटा? क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये अपन ने बेटा संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा की बात की। सिंपल H+ का योग करो तो संयुग्मी अम्ल कॉन्जुगेट एसिड, H+ निकाल लो तो संयुग्मी क्षार कॉन्जुगेट बेस। OH- के केस में उल्टा हो जाता है, OH- हटाओगे तो संयुग्मी अम्ल, OH- जोड़ोगे तो संयुग्मी क्षार, यदि इससे रिलेटेड कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। और केवल एक H+ का अंतर हो तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, जिसे इंग्लिश में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। चलते हैं, ये पहली अवधारणा थी अम्ल क्षार में, संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा। दूसरी अवधारणा अपन बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा। क्या कहता है कि यदि कोई पदार्थ माध्यम को या दूसरे पदार्थ को H+ दान करे तो आपका ब्रॉन्स्टेड अम्ल, और यदि कोई पदार्थ माध्यम से या अन्य पदार्थ से H+ ग्रहण कर लेता है तो अपन क्या बोल देते हैं? ब्रॉन्स्टेड क्षार। तो दान करने वाला अम्ल यहां पे और ग्रहण करने वाला क्षार। तो इसकी भी अपन एक बार परिभाषा देख लेते हैं। क्या परिभाषा बोल रहा है, इस आधार पे बेटा अपन इसकी बात करेंगे। समझ में आ रही है बात बेटा? तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिएगा, सेकंड हमारा क्या है? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा। ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा। तो बेटा यहां पे H+ को अपन जनरली प्रोटॉन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ या माध्यम को, कोई पदार्थ माध्यम या अन्य पदार्थ को H+ बोले तो प्रोटॉन दान करे, तब वह ब्रॉन्स्टेड अम्ल तथा कोई पदार्थ जो माध्यम से या अन्य पदार्थ से H+ ग्रहण करे, ये तो दान कर रहा है, H+ मतलब प्रोटॉन ग्रहण करे, तब वह ब्रॉन्स्टेड क्षार होता है। देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। मैंने बोला बेटा जैसे NH3 + H2, यहां पे रिएक्शन हुई और ऐसा हुआ NH4 + OH-। तो देखिएगा, इस H2O ने अपना H+ NH3 को दे दिया है, इसने दिया है, तो ये क्या होगा? आपका ब्रॉन्स्टेड अम्ल होगा, ब्रॉन्स्टेड अम्ल। और इस NH3 ने H+ ग्रहण किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रॉन्स्टेड क्षार हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये ब्रॉन्स्टेड क्षार, जबकि ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका ब्रॉन्स्टेड अम्ल होगा।
ब्रोंस्टेट अम्ल जो H+ माध्यम को या अन्य पदार्थ को दान करे, ब्रोंस्टेट क्षार जो माध्यम से अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करे। प्रोटॉन मतलब H+ की बात कर रहा है। क्लियर हो गई बात। और वहीं पे बेटा यदि अपन इनको आपस में चेक करें तो आपस में देखिएगा क्या बोलते हैं अपन, आपस में अपन चेक करें तो अपन को एक चीज समझ में आ रही है, ये NH3 ने H+ ग्रहण किया है, H+ का योग हुआ है, ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड योग हुआ है। और ये क्या है, आपस में एक H+ का अंतर है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जबकि यहाँ पे देखिए इस H2 ने एक H+ निकाला है, H+ का निष्कासन हुआ है, तो ये क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस संयुग्मी क्षार, और ये आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। समझ में आ गई बात। इसका एक एग्जांपल और समझ लें। एक एग्जांपल और क्या बोल रहा है, H2O H2O के बीच में ही क्रिया करें, एक तो दान कर रहा है और एक ग्रहण कर रहा है, मान लो ऐसा है। तो मैंने मान लो इस H2O को इसके साथ और इसको इसके साथ देखा, तो यहां पे इसने ग्रहण किया है, ग्रहण कर रहा है, जो क्या होगा आपका, ग्रहण कर रहा है वो होगा ब्रोंस्टेट क्षार, और जो दे रहा है वो क्या होगा आपका, जो दे रहा है वो आपका होगा ब्रोंस्टेट अम्ल। बोलो समझ में आ गई क्या बात। अब यहां पे H+ इसने ग्रहण किया है तो ये कॉन्जुगेट एसिड, इसने H+ हटाया है तो कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ गई बात। इनमें एक H+ का अंतर है तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। इसमें एक H+ का अंतर है तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अपन ने ब्रोंस्टेट अम्ल क्या बोला, जो माध्यम को या अन्य पदार्थ को प्रोटॉन दे, और जबकि अपन ने क्या बोला, जो पदार्थ किसी माध्यम में अन्य पदार्थ से H+ ले वो ब्रोंस्टेट क्षार हो। ब्रोंस्टेट अम्ल प्रोटॉन दे रहा है, ब्रोंस्टेट क्षार प्रोटॉन ले रहा है, और यदि एक H+ का अंतर है तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म होगा, जिसको अपन ने बेटा यहाँ पे बात की है कि किस तरीके से अपन इनको चेक कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा। इसी प्रकार से अब अपन नेक्स्ट अवधारणा स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो अपन ने अम्ल क्षार अवधारणा में पहली अवधारणा पढ़ी संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा, दूसरी अवधारणा पढ़ी ब्रोंस्टेट लॉरी अवधारणा। अब तीसरी अवधारणा बेटा अपन पढ़ेंगे ऑरेनियस अवधारणा। ये ऑरेनियस अवधारणा थोड़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो अपन बात करेंगे क्या। और ऑरेनियस अवधारणा बेटा आपकी, जो अपन ने ओस्टवाल्ड तनुता सिद्धांत पढ़ा था, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का आयनन पढ़ा था, उसको भी बेटा थोड़ा सा बताएगी, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो बेटा नेक्स्ट थर्ड अपनी है ऑरेनियस अवधारणा। ये ऑरेनियस अवधारणा क्या बता रही है देख लेते हैं। ऑरेनियस अवधारणा के अकॉर्डिंग अपन बोलते हैं कि कोई पदार्थ अपने जलीय विलयन में H+ दे तो वो अम्ल, और यदि H+ ग्रहण करे तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। समझ में आ गई बात। या OH- के बिहाव पे यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन, जो जलीय विलयन में H+ का दान करेगा वो अम्ल हो जाएगा, और जो OH- का दान करेगा वो क्या हो जाएगा, क्षार। तो देखिएगा इनके अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ का दान करे वह ऑरेनियस अम्ल, तथा जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में OH- का दान करे वह ऑरेनियस क्षार है, ऑरेनियस क्षार होता है। समझ में आई बात बेटा। इसके अकॉर्डिंगली यदि अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल में बात करें, Ha इसने अपन को क्या दिया है, जलीय विलयन में H+ दिया है, A-, तो ये क्या हो गया, ऑरेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल। ऐसे BOH की बात कर लूं, ये क्षार
क्योंकि अपने जलीय विलयन में क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है। OH माइनस का दान करे तो क्षार, H प्लस का दान करे तो अम्ल। समझ में आ गई बात। अब एक ऑरेनियस के अकॉर्डिंग बात करें तो एक अम्ल जितने H प्लस दान करता है, त्यागे गए H प्लस की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। तो अपन ने क्या बोला, देखिएगा, ऑरेनियस के अनुसार त्यागे गए H प्लस की संख्या उस अम्ल की क्या कहलाती है, उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। समझ में आ गई बात। जितने H प्लस त्यागेगा उनकी संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। ऐसे ही त्यागे गए OH माइनस की संख्या उस क्षार की क्या कहलाएगी बेटा, अम्लता कहलाएगी। समझ में आ गई बात बेटा, बोलो समझ में आती है क्या बात। ऐसे ही बेटा अपन को यदि अम्लीय सामर्थ्य या क्षारीय सामर्थ्य बताना है तो वो भी बेटा अपन किस अकॉर्डिंगली बताते हैं, H प्लस और OH माइनस के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। समझ में आ रही है बात। फिर अपन यदि इसमें बात करें, ऑरेनियस के अनुसार दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक, वो अपन पढ़ के आए हैं या आज अपन दोबारा नहीं पढ़ेंगे भाई। दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड व दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस हेतु वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक की बात कर रहे हैं, मतलब Ka और Kb की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये फिर बोल रहा हूं, ये टॉपिक बेटा अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, तो ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत, जिसमें अपन ने दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार Ka के लिए Kb के लिए बात की थी, उसी की बात कर रहा है। तो बेटा ये अपन फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अपन ने बात की, डायरेक्ट बोल रहा हूं, दुर्बल अम्ल हेतु, दुर्बल अम्ल मैंने मान लिया कोई H एक क्षारीय अम्ल है, तो उसके लिए आपको पता है Ka क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहा हूं, ये दोबारा डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये करके आए हैं पीछे वाले लेक्चर में, आपको याद आ जाएगा। HA इज इक्वल टू H प्लस A माइनस C00 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, ये सारी चीजें करके आए हैं। तो Ka क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर, या अल्फा क्या आएगा आपका K बटा C अंडर रूट में, दूसरा फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात बेटा। ऐसे ही अपन ने उधर से H प्लस आयन की सांद्रता देखी थी, एक क्षारीय अम्ल है तो C अल्फा, एक क्षारीय अम्ल के केस में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से अपन दुर्बल क्षार हेतु बात करके आए, उसका भी डेरिवेशन दोबारा नहीं देखेंगे, अपन ने देखा है। मान लो दुर्बल क्षार जो एक OH माइनस दे रहा है BOH, तो उसके लिए होगा Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, या अल्फा क्या आएगा Kb बटा C अंडर रूट में, या OH माइनस आयन की सांद्रता क्या आ जाएगी आपकी C अल्फा। यहां से लिख लेगी पीएच, यहां से पीओएच, जिनके सारे फॉर्मूलाज बेटा मैं आपको डिफाइन करवा के आया हूं, उसको अपन बार बार नहीं देखेंगे। याद आ गया, इधर तो निकलती है पीएच, याद आ गया होगा, इसके लिए पीएच होती थी हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी, और इसकी पहले लिख लेगी पीओएच और फिर पीएच। तो पीएच को 14 में से माइनस करते थे, तो 14 माइनस हाफ पीकेबी प्लस हाफ लॉग सी। देख के आओ, सारे फॉर्मूलाज अपन वहां पे लिख के आए हैं। समझ में आ रही है बात बेटा। तो ये अपन ने ऑरेनियस के अकॉर्डिंग बात की। अब यहाँ पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करेंगे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उनको अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं बेटा। तो ऑरेनियस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नोट है भाई, याद रखिएगा। ऑरेनियस के अनुसार यदि बहुअम्लीय क्षार या बहुक्षारीय अम्ल है, बेटा बहुअम्लीय क्षार का मतलब जो एक से ज्यादा OH माइनस दे सकता है, और बहुक्षारीय अम्ल का मतलब जो एक से ज्यादा H प्लस दे सकता है। तो उनका वियोजन स्थिरांक मान लो किसी का K1 है, किसी का K2 है, किसी का K3 है, तो उसमें परिणामी वियोजन स्थिरांक अपन को देखना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं देख लीजिएगा। यदि किसी
बहुअम्लीय क्षार, बहुअम्लीय क्षार मतलब बेटा एक से ज्यादा OH, या बहुक्षारीय अम्ल, बहुक्षारीय अम्ल मतलब एक से ज्यादा H+ दे रहा है, के लिए वियोजन स्थिरांक क्रमशः K1, K2, K3 इस तरीके से है, तब K ओवरऑल परिणामी वियोजन स्थिरांक क्या होगा, तब K ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब परिणामी वियोजन स्थिरांक, उन सबका आपस में क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात। यहां पे जैसे मैंने केवल एक H के लिए बताया, ये कैसा है आपका एक क्षारीय अम्ल, ये क्या है एक अम्लीय क्षार, तब आपका केवल एक ही K आया। मान लो एक से ज्यादा होता तो उनके लिए ओवरऑल K कैसे निकाला जाता है, उन सभी को आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तथा इंपॉर्टेंट रिलेशन, इनमें आपस में रिलेशन देखें तो K1 बड़ा होता है K2 से, K2 बड़ा होता है K3 से, ये भी बेटा आपको याद रखना है। बेटा ये जो नोट के पॉइंट बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। तो एक से अधिक पदों में हो तो आपस में K को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और K का रिलेशन क्या होता है, K1 ज्यादा होता है K2 से, K2 ज्यादा होता है K3 से, एंड सो ऑन, इसी के अकॉर्डिंगली अपन बात करेंगे। समझ में आ रही है बात। और फिर अपन नेक्स्ट नोट की बात करें, हमेशा याद रखें जो आपकी अम्लीय सामर्थ्य है वो आपकी समानुपाती होगी H+ आयन की सांद्रता के। समझ में आ गई बात। अम्लीय सामर्थ्य किसके समानुपाती होगी, H+ आयन की सांद्रता के। अब चूंकि देखो H+ आयन की सांद्रता क्या है, C∝, और यहां से यदि C∝ के लिए वैल्यू पुट करोगे आप तो समझना, इधर आ रहा हूं थोड़ा सा मैं, C∝ के लिए वैल्यू पुट करोगे, अल्फा इधर आएगा, तो यहां से क्या आएगा √K × C। सांद्रता समान है तो इसका मतलब H+ किसके बराबर है, C∝ या √K × C। तो K का मान बढ़ाने पे अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ाने पे H+ बढ़ेगा, तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, बढ़ेगी। अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है, H+ के समानुपाती है। अब अपन को पता है चूंकि H+ आयन की सांद्रता C∝ या √K × C है, तो अपन बोलते हैं जिस अम्ल के लिए K का मान ज्यादा होता है उसके लिए H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, अर्थात प्रबल अम्ल होगा। समझ में आ रही है बात बेटा। कह सकता हूं मैं जिस अम्ल के लिए Ka ज्यादा होगा उसके लिए वह अम्ल उतना अधिक क्या होता चला जाएगा, प्रबल होता चला जाएगा। ऐसे ही अपन क्षारीय सामर्थ्य की बात करेंगे, तो क्षारीय सामर्थ्य को अपन किससे बात करते हैं बेटा, OH- से। थर्ड पॉइंट, क्षारीय सामर्थ्य समानुपाती OH- आयन की सांद्रता। यहां से अपन वही बात OH- के लिए देख लेंगे, ये C∝, या मैं बोलूं Kb × C। तो Kb का मान बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, OH- बढ़ेगा तो वो क्षार उतना प्रबल होगा। तो जिस क्षार के लिए Kb का मान ज्यादा उसके लिए OH- आयन की सांद्रता ज्यादा, अर्थात वह क्षार आपका कैसा हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात बेटा। यहीं से अब अपन इसमें कोई समान सांद्रता के अम्ल हैं तो उनकी आपेक्षिक सामर्थ्य, या समान सांद्रता के क्षार हैं तो उनकी आपेक्षिक सामर्थ्य की बात करना चाह रहे हैं। तो बेटा नोट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप अच्छे से ध्यान रखें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आए हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपन की यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आपेक्षिक सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। देखिएगा, आपेक्षिक सामर्थ्य, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो अपन ने बोला दो अम्ल जिनकी सांद्रता समान है, तब अपन आपेक्षिक सामर्थ्य कैसे निकालेंगे। दो अम्ल जिनकी समान सांद्रता है, समान सांद्रता है, तब आपेक्षिक सामर्थ्य मतलब एक दूसरे की सामर्थ्य को अपन तुलना कर रहे हैं, तब H+1 अपॉन H+2 क्या आएगा, C∝1 C∝2, सांद्रता समान हट गया। अल्फा क्या होता है, √K/C, तो C से C जाएगा, ये क्या आएगा √K1/K।
K2। ये आपेक्षिक सामर्थ्य का फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार समान सांद्रता वाला क्षार है वाले क्षार हेतु आपेक्षिक सामर्थ्य, तो उनकी आपेक्षिक सामर्थ्य का क्या फॉर्मूला होगा वो देख लेते हैं। तो वो होगा आपका OH-1 बटा OH-2, तो C♥1 बटा C♥2, C से C गया, वही Kb/C आएगा, तो Kb1 बटा Kb2। तो ये तो अपन ने अम्ल के लिए आपेक्षिक सामर्थ्य देखी, ये अपन ने क्षार के लिए आपेक्षिक सामर्थ्य की बात की है। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहां से मैंने आपको ऑरेनियस में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए हैं, जिसमें अपन ने वियोजन स्थिरांक की बात की है, अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, आपेक्षिक सामर्थ्य की बात की है। और ये आपेक्षिक सामर्थ्य वाला बेटा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात बेटा। तो ये सारी बातें बेटा अपन ने की हैं अम्ल क्षार अवधारणा में, जिसमें अपन ने पहला बात की संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा, दूसरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा, तीसरी ऑरेनियस अवधारणा। अब चौथी लास्ट बात करेंगे लुईस अवधारणा, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पे आधारित होती है, वो क्या बताती है उसके लिए अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चौथी अवधारणा अपन लास्ट अवधारणा बात कर रहे हैं अम्ल क्षार में, लुईस अवधारणा। तो बेटा ऑरेनियस वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैसे हुई है वो मैंने आपको सिंपल बताया है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा लुईस अवधारणा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत पर आधारित है, मतलब यहां पे अपन लोन पेयर के लिए बात कर रहे होते हैं। क्या है यह? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत पर आधारित, डायरेक्ट पूछ सकता है, सिद्धांत पर आधारित। समझ में आ रही है बात। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत के अनुसार अपन क्या बोलते हैं, जब अपन किसी स्पीशीज की बात करें जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करती है, ग्राही के समान काम करेगी, तो वह तो होगा लुईस अम्ल, और जो दाता के समान काम करेगी वह क्षार। तो अपन ने क्या बोला, वह स्पीशीज या पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह कार्य करे, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह कार्य करे, वह लुईस अम्ल। और इसी प्रकार से जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, दाता मतलब देने वाला, ग्राही मतलब लेने वाला, दाता की तरह कार्य करे, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करे, वह लुईस क्षार होगा। समझ में आ रही है बात बेटा। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला लुईस अम्ल, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला आपका क्या रहेगा, लुईस क्षार। तो अब इसके लिए बेटा आपको मॉड्यूल में डायरेक्ट कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, अपन उनके अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं, और एक मैं आपको इसको टेबल की फॉर्म में बता देता हूं, जिससे आप बेटा इनको डायरेक्ट कर सकते हो। तो बेटा अपन ने ये बात कर ली लुईस अम्ल, ये बात कर ली लुईस क्षार। बेटा अपन इसमें मोटा मोटा ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन की चाह रखता है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, वो लुईस अम्ल। जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखता है, वो आपका क्या होता है, लुईस क्षार होता है। इसलिए बेटा अपन इसे जनरली इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाला, और इसे नाभिक स्नेही भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये भी बोला जाता है। ये चीज भी बेटा आपको यहाँ पे थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके मॉड्यूल में भी डायरेक्ट दिए हुए हैं लुईस अम्ल लुईस क्षार के।
वो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, जो मैं आपको थोड़ा सा नोट करवा देता हूं, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो देखिएगा, आपको पेज नंबर 2.8 पे बता रखा है कि जिसका केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो, या धनायन स्पीशीज, या रिक्त डी कक्षक मिले, या असमान विद्युत ऋणता वाले तत्वों के मध्य बहुआबंध हो, तो वो सारे क्या होते हैं? आपके लुईस अम्ल होते हैं। इसी प्रकार से फिर आपके बेटा लुईस क्षार के लिए भी बातें की हैं। लुईस क्षार जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ऋणायन हो, या धातु परमाणु के साथ संकुल बनाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? आपके लुईस क्षार हो जाते हैं। तो इनको बेटा 1 बाय 1 मैं आपको लिखवा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रहे टेबल की फॉर्म में। तो अपन क्या कहते हैं बेटा, देखिएगा, उदासीन अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो। अष्टक अपूर्ण हो मतलब केंद्रीय परमाणु के पास में बेटा उसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हो। जैसे अपन इसमें एग्जांपल की बात कर लें, BF3, AlCl3, काफी एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, BCl3 आदि। समझ में आ रही है बात बेटा? दूसरा पॉइंट अपन क्या बोल देते हैं, सामान्य धनायन या जिनके पास में रिक्त डी कक्षन हो, साधारण धनायन, सारे नहीं बेटा, कुछ धनायनों की बात कर रहे हैं। धनायन मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो बेटा उन धनायनों में अपन बात करें, जैसे अपन ने बात कर ली है H+, जैसे H+ मतलब प्रोटॉन, NH4+, ये सारे क्या होंगे बेटा आपके, ये सारे आपके लुईस अम्ल होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की चाह रखते हैं। तीसरा अपन बेटा इसी तरीके से इसमें बात कर लेते हैं कि जिनके लिए बेटा अपन ने क्या बोल रखा है, जिनके पास केंद्रीय परमाणु के पास में रिक्त डी कक्षक हो, जिनके केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक रिक्त डी कक्षक उपस्थित हो। बेटा ऑर्गेनिक में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो थोड़ा इसमें परेशान नहीं हो, जस्ट थ्योरिकल टॉपिक है तो बताना था, इसलिए जस्ट समझा रहा हूं। रिक्त डी कक्षक ये आप केमिकल बॉन्डिंग SPDF में भी देखते हैं। रिक्त डी कक्षक जैसे अपन ने बोला PCl3 हो गया आपका, SnCl4 हो गया आपका, SF4 हो गया आपका आदि। इसके बाद बेटा अपन ने ये बोला है बेटा जो अणु जिनके असमान विद्युत ऋणता वाले तत्वों के मध्य बहुआबंध हो। असमान विद्युत ऋणता जैसे अलग अलग तत्व असमान विद्युत ऋणता है, उनके मध्य बहुआबंध मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो अपन ने क्या बोला है, असमान विद्युत ऋणता वाले तत्वों के मध्य बहुआबंध हो। बहुआबंध मतलब बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, बहुआबंध। जैसे इसके लिए एग्जांपल की बात की बेटा मैंने CO2, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों की विद्युत ऋणता अलग अलग है, तो इन्हें भी बेटा अपन कहां बात करते हैं, लुईस अम्ल में बात करते हैं। वहीं पे लुईस क्षार में बात करें अपन, तो अपन क्या बोलते हैं, उदासीन अणु जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। उदासीन अणु जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित हो। अब बेटा लोन पेयर उपस्थित है तो वो त्याग सकता है इजीली, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अर्थात उन्हें बेटा अपन लुईस क्षार में बात करते हैं। जैसे अपन बात करें NH3, H2O में तो 2 होते हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। इसके बाद साधारणतः ऋणायन, ऋणायन है मतलब बेटा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसका मतलब उन्हें लुईस क्षार में बात करेंगे। जैसे यहां पे बात करें बेटा अपन Cl-, OH-, Cn-, SO4-2 आदि। समझ में आ रही है बात बेटा? या वे धातु जो परमाणु के साथ संकुल यौगिक बनाए, वे यौगिक जो धातु परमाणु के साथ
संकुल यौगिक बनाए। बेटा संकुल ये आपको उपसंयोजक यौगिक में पढ़ने को मिलता है, बनाए। जैसे इधर बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो अपन ने बोला CO, बेटा आपको पता है NiCO4 FeCO5 संकुल यौगिक बनाते हैं, NO नाइट्रोसिल आदि। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बेटा इस तरीके से अपन ने ये बात की है लुईस अम्ल क्षार कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा आपकी अम्ल क्षार अवधारणा के मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि अम्ल क्षार अवधारणा में अपने पास में जैसे संयुग्मी अम्ल क्षार आया तो H+ के अकॉर्डिंग बात करते हैं। H+ का योग हो या OH- हटाया हो तो संयुग्मी अम्ल, और H+ हटाया है या OH- जोड़ा है तो संयुग्मी क्षार, और एक H+ का अंतर है तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। फिर ब्रोंस्टेड अम्ल क्षार की बात की, जो प्रोटोन का दान करे ब्रोंस्टेड अम्ल, जो प्रोटोन ग्रहण करे ब्रोंस्टेड क्षार। फिर ऑरेनियस की बात की, जो H+ दान करे वो अम्ल, जो OH- दान करे वो क्षार। उसमें अपन ने अलग अलग वियोजन स्थिरांक आपेक्षिक सामर्थ्य की बात की। फिर लुईस अम्ल क्षार की बात की, जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की चाह रखे, इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस अम्ल कहलाते हैं। कौन से होते हैं? जिनमें रिक्त डी कक्षक हो, अष्टक अपूर्ण हो, धनायन हो, या अलग अलग विद्युत ऋणता वाले तत्वों के मध्य बहुआ बंध हो। वहीं पे जिनके पास में इलेक्ट्रॉन बहुत है, जैसे ऋणायन है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, या जो धातु कार्बोनिल बंध बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, उन सबको अपन कहां बात करते हैं बेटा? लुईस क्षार में अपन लोग वहां पे बात करते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको साथ के साथ में यहाँ पे बताए हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए कि किस तरीके से बेटा अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में दो अलग अलग विलायकों की बात कर लेता है। वो विलायक भी बेटा मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं, जिससे अपना मोटा मोटा जो भी ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट है बेटा वो अपना साथ के साथ में खत्म होगा। तो देखिएगा बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं बेटा आपसे जैसे देखो आपके मॉड्यूल में दे रखा है पेज नंबर 2.7 पे, उभय प्रोटिक या उभयधर्मी विलायक क्या होते हैं, अप्रोटिक क्या होते हैं। तो बेटा उभय प्रोटिक जो H+ को दे और ले दोनों सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। जबकि अप्रोटिक विलायक जो ना तो H+ को दान करते हैं ना H+ ग्रहण करते हैं। तो थोड़ी सी ये परिभाषाएं जो आपको दे रखी है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो जैसे अपन ने बात की है यहाँ पे, फर्स्ट उभय प्रोटिक या उभयधर्मी एम्फोटेरिक विलायक। तो अपन क्या करते हैं बेटा? जो प्रोटॉन दान और ग्रहण दोनों कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? जो प्रोटॉन देने और ग्रहण करने दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं। जो प्रोटॉन का मतलब आपको समझ में आ रहा है H+, जो प्रोटॉन दान व ग्रहण दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं, दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं। अब बेटा इनमें एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं जो प्रोटॉन दान करने की और ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो बेटा आप इसमें H2O, आपका लिक्विड अमोनिया, बेटा फिक्स एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। HCO3-, आपका H2PO4- आदि। ऐसे ही एक और आती है इसमें डेफिनेशन, अप्रोटिक विलायक। अप्रोटिक विलायक क्या होते हैं बेटा? जो ना तो H+ दान कर सकते हैं और ना H+ ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अप्रोटिक विलायक। समझ में आ रही है बात? वे विलायक जो ना तो H+ दान करते हैं और ना ही H+ ग्रहण करते हैं। मतलब ये तो H+ दान व ग्रहण दोनों करते हैं, और ये H+ ना तो दान करेंगे ना ग्रहण। ये उभय प्रोटिक या उभयधर्मी और ये अप्रोटिक। इनके भी एग्जाम्पल ध्यान रखें। आपका CsCl3 हो गया, आपका CCl4 हो गया। इसके बाद में अपन बात करें आपका CS2 हो गया आदि। तो बेटा ये अपनी कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जिनकी अपन ने बात की। अम्ल क्षार के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में लॉग, एंटीलॉग, पीएच इनके बारे में बताया।
समझ में आ रही है बात बेटा? तो अपन ने बेटा जो भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य प्रभावित करने वाले कारक, जल, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग, एंटी लॉग, अम्ल क्षार अवधारणा जिसमें संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा, ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा, ऑरेनियस अवधारणा, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा, और ये 2-3 डेफिनेशन की बात की है। ये सारी चीजें बेटा आपको अच्छे से पढ़नी है। एक बार ये सारा आप पढ़ो, स्टेज 1 से स्टेज 4 के जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार उनको खुद करके देखो, जितने क्वेश्चंस होते हैं ठीक है, नहीं तो बीच बीच में मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। फिर कह रहा हूं चैप्टर थोड़ा सा बेटा हार्ड है, बिकॉज इसमें पीएच, लॉग, एंटी लॉग, मैथमेटिक्स काफी आ रही है, तो उसकी आप साथ के साथ में प्रैक्टिस करते चलें। लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना मैंने आपको बताया, लॉग की कुछ वैल्यूज मैंने आपको बताई है जो आपको ध्यान रखनी है। और बेटा जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो क्वेश्चंस एक बार आप दोबारा करके देखो, वो क्वेश्चन एक्चुअली में नए नए कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चंस में बहुत काम में आएंगे। जैसे मैंने 10⁻⁸ MnHCl की पीएच बताई, मैंने बोला अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, 7 या 7 से ज्यादा आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है वो बताया। क्षार की पीएच 7 से ज्यादा होती है, 7 या 7 से कम आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है वो बताया। तो ये सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातचीत अपन लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय CLC।